ये पेज, अब ये भारतीय साहित्य तो हमारा हो गया, ये राजनीति के बारे में आ गई। पेज 465, भारत की राजनीतिक अक्षमता की झूठी कहानी का वास्तविक मूल्य। ये श्री अरविंद ही इस तरीके से सामने लेके आ रहे हैं। दूसरे फैक्ट्स फिर आप देखोगे, वो इसकी लाइन के अंदर आने शुरू हो जाएँगे, पर जो पर्सपेक्टिव है, वो तो पहली बार श्री अरविंद ने इस तरीके से दिया कि ये जो राजनीतिक अक्षमता है, ये एक झूठी कहानी है। अक्षमता नहीं है भारतीय जो संस्कृति है उसकी, राजनीति के क्षेत्र में भी। तो ये तो थोड़ा-सा ही है। इसके अंदर जो सिलेक्शंस अपने 20वें वॉल्यूम में है, पर ये पूरा समझने के लिए सेक्शन तो ये भी बड़ा नहीं है, पर 25-30 पेज हैं। ये अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसके अंदर एक ये चैप्टर है लास्ट का। ये पढ़ जाते हैं, तो इसका कुछ-कुछ हमको आइडिया आ जाएगा कि ये जो अक्षमता है, ये एक झूठी ही कहानी है। जैसे आर्यन इन्वेजन है, एकदम झूठी है, तो वैसे ही ये जो है, इस पर इसका पर्सपेक्टिव नहीं है। इसका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, तो ये एक आप ध्यान से देख लीजिए। भारत की राजनीतिक अक्षमता की मिथ्या कहानी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मन और आत्मा के विषयों में तो भारत की उपलब्धि की महानता को स्वीकार करेंगे, पर फिर भी यह कहेंगे कि वह जीवन में असफल रहा है। उसकी संस्कृति जीवन का वैसा सफल या प्रगतिशील संगठन करने में समर्थ नहीं हुई है, जिसका दृष्टांत यूरोप हमारे सामने रखता है। वो जो कोटेशंस उसमें हैं, सिलेक्शंस, वो सारे इसमें भी कवर हो रहे हैं। इसलिए ये सेक्शन पढ़ने के बाद हमारे जो सिलेक्शंस जो सिलेक्टेड हैं, उनमें वो सारे भी इसमें कवर हो जाएँगे। और वे यह भी कहेंगे कि कम से कम अंत में भारत के उच्चतम मनीषी जीवन से दूर हटकर सन्यास की ओर तथा कर्म और सन्यास का त्याग करके अपनी निजी आध्यात्मिक मुक्ति की व्यक्तिगत खोज की ओर झुक गए। अथवा वे यह कहेंगे कि अधिक से अधिक वह उन्नति की एक विशेष सीमा तक ही पहुंच पाया और उसके बाद उसकी प्रगति रुक गई और अवनति होने लगी। जो आदर्श भारतीय समाज के आंतर एवं बाह्य जीवन को संचालित करते थे, वे सर्वोच्च प्रकार के थे। उसकी सामाजिक व्यवस्था की एक अजेय आधारभूत स्थिरता सुदृढ़ हो चुकी थी। उसके अंदर जो प्रबल जीवनी शक्ति कार्य कर रही थी, वह एक असाधारण ऊर्जा, समृद्धि और सुख सुविधा का सृजन करती थी और उसने जिस जीवन का संगठन किया था, वह अपनी ऐश्वर्यशालिता में, एकतागत विविधता में, सुंदरता, उत्पादकता और गतिमयता में अद्भुत था। इसकी इंग्लिश भी उपलब्ध है। जो अपना कंप्लीट सेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें अंग्रेजी की जो जो है ग्रेटनेस ऑफ इंडियन कल्चर एंड सनातन धर्म, जो इंग्लिश देखना चाहे वो इंग्लिश भी, ये पूरा चौथा चैप्टर है, वो खोल लो। भारतीय इतिहास, शिल्प और साहित्य के समस्त अभिलेख सांस्कृतिक जीवन के ऐसे ही स्वरूप की साक्षी देते हैं और अवनति और विघटन के समय में भी इसकी कुछ छाप बची रहती है, जो चाहे कितने ही अस्पष्ट और मध्यम रूप में ही क्यों न हो, भारत के अतीत की महानता का स्मरण कराती है। तो फिर जीवन शक्ति के एक प्रतिनिधि के रूप में भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जो अभियोग लगाया जाता है, उसका अर्थ क्या है और उसका औचित्य क्या है? अपने अतिरंजित रूप में यह अभियोग चार्ज लगाया जाता है, ह्रास और विघटन के विशेष रूपों एवं अवनति के लक्षणों पर ही आधारित है। सर्टेन लक्षणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है और उसको ये कह दिया अतिरंजित रूप से, ये देखो ये वाली चीज है। जबकि अपने ही जीवन में हम नहीं देख पा रहे कौन सी चीज को कहाँ रखें। जिसको बहुत अच्छा मान रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं है वो वैसी हो, और जिसको पतन का लक्षण मान रहे हैं, वो एक महान उत्थान का लक्षण हो सकता है। समस्या इवैल्यूएशन की है। फिर अगर आप
सिंपैथेटिक नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो तब तो फिर इवैल्यूएशन का आधार ही नहीं है। आप सिंपैथेटिक हो, पर सिंपैथेटिक होके भी व्यक्ति को सेंस नहीं हो, उन्हीं को भ्रांतिवश विगत काल के लक्षणों के रूप में पढ़कर महानता के युग पर भी आरोपित कर दिया जाता है। और इसका यह अर्थ निकलता है कि भारत ने सदैव ही किसी स्वतंत्र या सबल राजनीतिक व्यवस्थापन में अयोग्यता दर्शाई है। वह निरंतर ही एक विभक्त एवं अपने सुदीर्घ इतिहास के अधिकतर काल में परतंत्र राष्ट्र रहा है, गुलाम रहा है हमेशा ये। अतीत में इसकी आर्थिक व्यवस्था के चाहे कोई भी गुण, यदि कोई गुण रहे भी हों तो क्यों न रहे हों, पर वह एक अनमनीय एवं स्थितिशील, मतलब स्टैटिक, डायनामिक नहीं रही। अपने आप को समय के अनुकूल अपने बना सके, उसका उत्तर दे सके, सुदृढ़ बनी रह सके, व्यवस्था ही बनी रही जिसने अपने वर्तमान अवस्थाओं में जिसने उसे वर्तमान अवस्थाओं में दरिद्रता और विफलता में ला छोड़ा और उसके समाज को अप्रगतिशील क्रम परंपरा में धकेल दिया, जो जाति प्रथा से ग्रसित। अब ये जाति प्रथा, वर्ण यदि नहीं समझो तो इन सारों का ये इसी तरीके से ये जाति, इनफैक्ट वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति प्रथा के अंदर आ गई। विवेकानंद जी ये बात कह रहे हैं कि इसी ने परतंत्रता के समय भी आपको थामे रखा। जिसको आप बेन बता रहे हो, जो आप पे अभिशाप बता रहे हो, विवेकानंद जी कह रहे हैं इसी के अंदर भारत की आत्मा ने आश्रय ग्रहण किया, और कोई दूसरी चीज उनको होल्ड ऑन टू करने के लिए नहीं थी। इस चीज ने उनको आश्रय प्रदान किया। अब ये तो पर्सपेक्टिव की बात है, देखो आप, अब किसकी बात हम माने? तो डिटेल्स आप कितनी भी भर सकते हो, यदि अब पर्सपेक्टिव हो तो आप इस तरीके की भरो, वही डेटा आप इस तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। इनफैक्ट अगर पर्सपेक्टिव नहीं हो, आपको कुछ भी पता नहीं लग सकता ये है क्या। तो विवेकानंद जी की आप पढ़ोगे नहीं, एक तरफ कर दो यार, इसने जाति जाति व्यवस्था ने अपनी ये जो वर्ण व्यवस्था वाली पुस्तक है, इसमें सारी बातें हैं। इसमें सारी टोटल ये है कि इसमें क्या है, क्या नहीं है। जो जाति प्रथा से ग्रसित ऐसी अर्ध-बर्बर विसंगतियों से भरा हुआ था, जो केवल अतीत के भग्नावशेषों, मतलब ध्वंस हो गया, किसी उसके टुकड़े बचे हुए हैं। भवन गिर गया, उसके अवशेष के कचरे के ढेर में फेंकने योग्य थी, और जो यूरोपीय समाज व्यवस्था की स्वतंत्रता, सुदृढ़ता और पूर्णता, या कम से कम उसकी प्रगतिशील संभाव्य पूर्णता के द्वारा बदल देने योग्य थी। तो भारत को तो कचरा करके हटा दो, इसकी जगह व्यवस्था ये वाली क्लीन अच्छी व्यवस्था लेके आओ। ये जाति-वाति ये सब बेकार हैं। हम भी कहते हैं आज के युग में ये कोई रुकने वाली बातें हैं क्या? अरे तो वर्ण तो अभी भी भीतर है, युग क्या करेगा इसके अंदर? ये तो एक फंडामेंटल चीज़ है। तो इस ब्रह्मांड के निर्माण के अंदर यज्ञ का सिद्धांत है। आत्मा क्या करने आई है इसमें, ये थोड़ी जैसे हम भी कई बार बोलते हैं भई उस युग में वो प्रासंगिक था, आज ये प्रासंगिक। अरे ईगो तो वही का वही है। साधना की जो समस्याएँ हैं, वो तो वही की वही हैं। बात इससे थोड़ी है कि आपके पास आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई या इससे ईगो थोड़ी कोई फ़र्क पड़ गया उसके, ज़्यादा भारी हो गया। श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में ये कह रहे हैं कि भई यूज़ करने वाली चेतना तो है वो की वो, उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। विज्ञान ने आपके हाथों में ऐसी पोटेंट चीज़ें दे दी। तो पहले आपके हाथ में लकड़ी दे रखी थी सपोज़, अब एक-दूसरे पे प्रहार करेंगे, लकड़ी का ही कर सकते हैं। वहीं आपके हाथों के अंदर अब ऑटोमेटेड मशीन गन्स वगैरह आ गई, कितना ज़्यादा हो सकता है। बायोलॉजिकल वारफेयर कर सकते हो, कितना और हो सकता है। अब इनकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, अब दूसरे तरीके आ रहे हैं। चेतना, क्योंकि पहले हाथ में आपके कुछ था नहीं वैसे साधन, तो एक लिमिट के अंदर थी। आज इनके हाथ के अंदर है चेतना और उसका पतन हो गया, वज़न हो गया उसके ऊपर। मेरे से खुद का ही वज़न सँभाल के ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा।
मेरे ऊपर और आपने लाद दिया, कोई मेरे कंधे के ऊपर चढ़ गया, यार इतने भारी वजन लाद दिए गए, मेरे ईगो के लिए तो संभव है नहीं उसको उसके भार को उठाना। तो जो पत्र कई बार मैं देता हूँ, कुछ कहते हैं, "भई वो स्थितियाँ नहीं है।" अरे तो वो स्थितियाँ तो और भारी हो गई, स्थितियाँ छोड़िए। तो संभाव्य ये जो है ना, आवश्यक है कि पहले वास्तविक तथ्यों और उनके अर्थ का दृढ़तापूर्वक पुनः प्रतिपादन किया जाए। अब श्री अरविंद इसके अंदर जाएँगे कि वास्तविक तथ्य क्या हैं? पहले उनको तो देखो भैया, उनके अर्थ का दृढ़तापूर्वक पुनः प्रतिपादन किया जाए। इनका अर्थ सही दृष्टिकोण से लगाओ और उसके बाद ही भारतीय संस्कृति के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर कोई मत प्रकाशित करना संभव होगा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी वर्तमान के अंदर हम डायरेक्टली इससे तो कोई चर्चा का हमारा विषय रहता नहीं। जहाँ राजनैतिक या ऐसी कोई बात आती है, या तो भारत राजनैतिक रूप से बड़ा सबल रहा, ऐसा कहने के लिए खाली आइदर तो फेथ के ऊपर अपने आप को आधारित करो, फैक्ट्स तो कुछ है नहीं। भई न तो हम कोई ऐसी चर्चा परिचर्चा में पर जहाँ हों, वहाँ अगर आप ऑफेंडेड भी महसूस करते हैं, सामने वाला ये कहता है, "क्या है तुम्हारे पास? भूखे नंगे हो तुम?" अरे सारी चीज़ें हमने बनाई, ये वो। तो आप भी कहें, "हाँ, बात तो ठीक है।" तो आपका जो रिस्पेक्ट है वो केवल फेथ के आधार पे भले ही रह सकता है, फैक्ट्स तो है नहीं कोई। न उनको रखने का कोई पर्सपेक्टिव है, न कोई बात है। ये उनकी बातें कर रहा हूँ जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनको ये सरोकार ही नहीं है इस बात से, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना इससे। उनके तो प्लेट के अंदर कौन-सा खाना पड़ा है बस उतना ही। बाकी उनके बगल में क्या समस्याएँ चल रही है, वो यदि आपको प्रभावित नहीं कर रही, तो मेरी तरफ से होते रहो, चाहे भारत के अंदर डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या स्थितियाँ। जी, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम सारे ऐसे ही हैं लगभग। मेरे को तो देखो, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं मेरा तो ये, आपके जिस दिन फ़र्क पड़ेगा उस दिन दूसरों को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए उस बात से? जब आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भई हम सारे ही ऐसे ही कि मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा, मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन में तो कोई दिक्कत आई नहीं। तो ये जो बातें हैं हमसे अभी थोड़ी-सी दूर हैं, जो डायरेक्टली हम इन डिस्कशंस में न जाते, न हमारा कोई ये प्रश्न इस तरीके का। हमारे प्रश्न तो बहुत ही मीडियोकर हैं, मुद्दे बहुत छोटे हैं हमारे। मेरे को तो बस ये बता दो, मेरा तो इंटरेस्ट खाली इसमें है। मैं तो बस इतने से इंटरेस्टेड हूँ। तो श्री अरविंद ने तो ऐसा किया नहीं। हम तो उन्होंने जो कहा वो सारे को जानने में इंटरेस्टेड हैं और क्यों उनको ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण लगी। उनका कार्य करने के लिए तो नहीं, नहीं, मैं तो एक देखो पड़ाव पे, जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे हूँ, मैं ये झंझट नहीं ले सकता। आप तो कोई झंझट नहीं ले सकते। वो तो प्रकृति आपके साथ जो करेगी वो कर लेगी। यही ट्रू एम ऑफ लाइफ में है। व्यक्ति आता है, जीता है, पता नहीं क्यों? बस उसके अंदर ये है, थोड़ा-सा मेरे को तकलीफ नहीं हो, मेरे परिवार हो जाए, बच्चे-बच्चे हो जाएँ, वो भी ज़्यादा तकलीफ नहीं दें, उनको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। स्कूल कोई एक चले जाएँ उसके अंदर, बाद में बड़े हो जाएँ, उसमें भी मतलब सारा ब हम हो जाए बस ये किसी भी तरीके से, तकलीफ नहीं हो। ये आइडियल ऑफ बुर्जुआ, बुर्जुआ का आदर, हम सब ऐसे ही हैं लगभग। आध्यात्मिक अभीप्सा कोई आती है, वो कोई थोड़ा बहुत इधर-उधर है, बाकी तो हिलना चाहते ही नहीं, अपने कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ना चाहते ही नहीं, हम सबकी है ये। भारत की राजनीतिक अक्षमता की झूठी कहानी, ये सेम यहीं से ये वाला यहाँ है देखो, झूठ ये यहाँ ये रहा। जो सिलेक्शंस अपन पढ़ रहे हैं, ये यहाँ से आ गया। तो ये सारे सिलेक्शंस इसके अंदर कवर हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है इसमें। इसलिए जैसे साहित्य के बारे में पूरा सेक्शन वो पढ़ लिया, वैसे ही राजनीति के बारे में ये पढ़ेंगे तो कम से कम पहली बार एक बीज रूप में तो जाना शुरू होगा कि हाँ, ये भी कोई बात है। तो भारत की राजनीतिक अक्षमता की झूठी कहानी, उसकी ऐतिहासिक विकास धारा को गलत दृष्टि से देखने, इतिहास का जो विकास रहा, उसको गलत दृष्टि से देखने से ये कहानी आती है और राष्ट्र के प्राचीन भूतकाल का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए ये सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये केवल इतिहास की बात नहीं है, राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को कैसे देखा जाए।
अपने खुद के बीइंग की गहराइयों में जाए बिना जो श्री अरविंद पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो इतिहास भी तो नहीं समझ में आएगा। पर एक बार अगर आप इसको भव्यता है, चीज़ें हैं, वो अगर देख लेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारे मुद्दों में फ़र्क आएगा। म्यूचुअली ये एक-दूसरे को जीवन के छोटे-छोटे जो मुद्दे हैं, उनमें कि आप कहेंगे, "अरे! ये कोई करने का काम थोड़ी है।" ये भीतर आपको लाभ पहुँचाएगा, भीतर लाभ होने से और इसमें प्रवेश कर सकोगे। तो इस तरीके से ये एक आपका भी डेवलपमेंट इसमें हो सकता है। ये धारणा बहुत समय तक प्रचलित रही है कि वह एक अधिक स्वतंत्र प्रकार की आदिम आर्य या वैदिक समाज व्यवस्था और राष्ट्र व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था में जा पहुंचा जिस पर सामाजिक रूप में एकदम ही ब्राह्मणों के धर्म शासन की स्वेच्छाचारिता की छाप थी। और ये बाहरी लोग नहीं कह रहे, जो हमारे प्रामाणिक इतिहासकार हैं, वो ये कह रहे हैं। जितने इतिहासकार हैं सारे इसमें तो एकमत हैं कि ये ब्राह्मण जो हैं, इन्होंने लूट लिया इसको। ये सारी व्यवस्था इस तरीके से ब्राह्मण आधारित ये है, वो है। और अभी भी हमारे भ्रांतियाँ बहुत तरीके की ये प्रथा जिसको हम बोल देते हैं प्रथा। प्रथा-व्रथा कुछ नहीं, उसको आप उसमें प्रवेश करोगे तो सेंस आएगा। तो हमको फुर्सत नहीं है और मुद्दे बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारे, अगर इस दृष्टिकोण से देखो, इसलिए सेंस नहीं आ रहा। श्री अरविंद को कितना व्यापक सेंस है, आप ये देखिए कॉस्मिक गतियाँ हैं, उनको पूरे का वर्णन वो इस सेंस के बिना वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये कॉस्मिक बीइंग्स हैं। भारतीय संस्कृति है या कोई भी संस्कृतियाँ, विश्व की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, राष्ट्र हैं, वो बीइंग्स हैं। अब हमको एक व्यक्ति ही नहीं नज़र आता, आप और मैं डील करेंगे, शरीर से कर लेंगे, भावना से कर लेंगे, अंतरात्मा नज़र नहीं आएगी। तो एक व्यक्ति की नज़र नहीं आती, कहाँ ये बीइंग, ये मुद्दे ही अलग हैं। इसीलिए लगता है आगे जो आएगा लाइफ डिवाइन है और है, वो तो कैसे अपन करेंगे, देखते हैं। यह धारणा बहुत समय तक प्रचलित रही है कि वह एक अधिक ये तो हो गया ब्राह्मणों के धर्म शासन की स्वेच्छाचारिता की छाप थी और राजनीतिक रूप में पूर्वीय मतलब ईस्टर्न अर्थात पश्चिम एशियाई ढंग के निरंकुश राजतंत्र की छाप थी और ऐसी व्यवस्था में पहुंचने के बाद से वह सदैव इन्हीं दो चीजों में फंसा रहा है। इसमें एक तो ब्राह्मणों के धर्म शासन की स्वेच्छाचारिता कि जैसा कर दिया वैसा बस सारे उसको चला रहे। उसमें जो क्षत्रिय है उसके बगल में बैठ गए, नियम कानून इस तरीके के और वेद के अंदर देखो कि आप इनको प्रोपिशिएट कीजिए और वो आपको फिर कुछ देंगे और इसको करवाने वाला है बीच के अंदर आपका पुरोहित, ये ऐंठता है। ये जो आपके यजमान बैठा है उससे पैसे ऐंठ रहा है। ये इतिहास लिख दिया गया और वेदों के सूक्त हैं, उनको साक्ष्य दे दिया गया उनका। इसलिए कई बार जो कई चीज़ों का उदाहरण मेरे को दिया जाता है, देखिए हम ये चर्चा कर रहे थे, ये व्यक्ति भी ऐसी बात कर रहा है, अरे उसको अकल ही नहीं है। अगर उत्तर ढूँढना है तो श्री अरबिंदो के अंदर ढूँढो किसी भी चीज़ का, और वो तो ढूँढे कैसे? और दूसरे किसी भी बात को पकड़ लेते, कुछ भी बकवास कर देते, हम कहते हैं हमको उत्तर मिल गया। ये उत्तर हमको केवल श्री अरविंद में ढूँढने पड़ेंगे या अगर विवेकानंद जी देते हैं, वो हमको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। और कोई हमको क्या पर्सपेक्टिव देगा? इनमें हमको प्रवेश करते तकलीफ होती है, जो कोई यूँ ही है उसको कि हाँ, देखो ये भी ये बात कर रहा है, ये भी ये बात कर रहा है, अरे कुछ नहीं। और राजनीतिक रूप में पूर्वीय अर्थात पश्चिम एशियाई ढंग के निरंकुश राजतंत्र की छाप थी। और इन 2 चीज़ों में भारत हमेशा ही हाँ, हम ये मानते हैं वेद वेद के समय आइडियल काल था, पर अब वो तो बहुत जल्दी ही इसमें अपघटित हो गया। और उसके अंदर भी देखो ये बीच के अंदर पुरोहित वर्ग है और वर्ग है। उसका बोलबाला तो उसमें पूरा-पूरा नज़र आ ही रहा है। भारतीय इतिहास के इस सरसरे अध्ययन को उसके अधिक सतर्क एवं प्रबुद्ध विद्वत वर्ग ने खंडित कर डाला है।
अधिक सतर्क और प्रभुत्व विद्वान लोग हैं, उन्होंने ये जो इस तरीके का अध्ययन है, इसको तो खंडित कर दिया और यथार्थ तथ्य सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। यह सच है कि भारत ने न तो उस छीना झपटी वाले और कष्टदायक उद्योगवाद का, आज तो यही है, छीना झपटी वाले कष्टदायक उद्योगवाद, अब तो भयंकर रूप है उसका, मतलब विकराल राक्षसी रूप है। और न ही स्वच्छंदता और ढोंगपूर्ण जनतंत्र के संसदीय संगठन का विकास किया, जो यूरोपीय सभ्यता के विकास चक्र के बूर्जुआ या वैश्य युग के लक्षण हैं। अब ये बूर्जुआ यहाँ आ गया देखो, तो अपन बिल्कुल सही लाइन में चल रहे हैं। आप समझो कि वो क्यों आया? हमको ये बात इसीलिए समझ नहीं आ सकती, हम सारे के सारे यही हैं, बूर्जुआ हैं। तो आइडियल ऑफ बूर्जुआ पढ़ लो, वो क्या होता है। ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए भई, जीवन बस यूँ ठीक है। और तकलीफ भी उसमें इसलिए रहनी चाहिए कि जिसमें डार्कर शेड्स हों तो दूसरी चीज़ें और उभर के आएँ। लड़ाई झगड़ा होता रहे पत्नी और पति के बीच में, तो कोई जो काल बीच-बीच के आते हैं उसमें आप ये पाओगे कि आप वो लड़ाई में भी आपको अच्छा लगता है रेगुलरली वैसा चलता रहे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप बदल जाओ। न आप बदलोगे, न वो सामने व्यक्ति। आपको अच्छा लग रहा है ये बुर्जुआ का आदर्श कि थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए। ये सारों की बात है। परंतु अब वे दिन बीत रहे हैं जब इन चीजों को सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की आदर्श अवस्था एवं अंतिम बात मानकर बिना सोचे विचारे इनकी प्रशंसा करने का प्रचलन था। अब इनकी त्रुटियां दिखलाई पड़ रही हैं। आम जनता को न तो पहले समझ थी, न आज समझ है। न पहले सरोकार था, न आज सरोकार है। ये एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। अब वो कौन-सों की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। इन्होंने कोई विशेष ऐसे वर्ग की पुस्तकें देखी होंगी, कोई रिकॉर्ड्स देखे होंगे। पर यहाँ के जो इतिहासकार हैं, जिनको प्रामाणिक माना जाता है, वो तो ऐसी बातें करते नहीं। जिनके सबसे पहले जो ये कितने खंडों के अंदर इतिहास आया था, वो तो इस तरीके की बात करता नहीं। न आपटे इस तरीके की बात करता, न वो दूसरा जो है, वो इस तरीके की बात करता जो भारतीय विद्या भवन से छपे हैं, कई खंड छपे हैं मोटे-मोटे। वो पहली बार का भारतीयों ने अपना इतिहास लिखा है, नहीं तो ये इतने जो है अनकल्चर्ड या अनसिविलाइज्ड, इलिटरेट लोग हैं जो अपना इतिहास भी नहीं लिख सकते। ये तो केवल साधना-साधना की बातें करते हैं और एक्चुअल में ठीक बात भी है। हम जैसे लोगों के लिए ही है ये। बातें खूब-खूब कर लेंगे, पोम्प एंड शो कर लेंगे, कोई ऑर्गेनाइज़ करने में पैसा भी लगा देंगे, सारी चीज़ें हैं। एक्चुअल काम करने के अंदर ना, कभी नहीं। तो ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि पहले की ये बातें थी, अब नहीं है। तो अब इन्होंने कहाँ से ये डेटा उठाया है, वो इन्होंने कई जगह से लिया होगा। और ये तो स्वयं भी एक स्थान पे कहते हैं, मैं तो सौ-सौ बरस आगे चलता हूँ। ये इतना विहंगम तरीके से देखते हैं, जैसे माँ ने कहा इंडिया इज़ फ्री और ये होने में 20 साल लगे। उन्होंने कहा मैंने तो प्रेज़ेंट टेंस में देखा इस चीज़ को। तो इन लोगों की दृष्टि जैसी है, वो विहंगम तरीके से देखती है। पर हाँ, कुछ ऐसे इन्होंने देखे होंगे, विवेकानंद जी का कुछ देखा होगा, कुछ लोगों का इन्होंने देखा होगा। तो ये क्या, जब इन अब वे दिन बीत रहे हैं, जब इन चीज़ों को सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की आदर्श अवस्था एवं अंतिम बात मानकर बिना सोचे विचारे इनकी प्रशंसा करने का प्रचलन था। अब इनकी त्रुटियां दिखलाई पड़ रही हैं और एक पूर्वीय सभ्यता की महानता को इन पश्चिमी प्रगतियों के मानदंड से नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो इस बात को अभी समझते नहीं कि पश्चिमी मानदंड ही हमारे सिर के अंदर से इतना घुसा हुआ है, यहाँ बैठे हैं उनके भी। बारीकी से आप चीज़ों को देखोगे, पश्चिमी मानदंड, पूर्व का तो पता ही नहीं। पूर्वीय मानदंड तो भीतर से आता है। तो ये नापने की जो आवश्यकता है, अब वो उसमें त्रुटियाँ दिख रही हैं और वो आग्रह वैसा नहीं रहा, ये कह रहे हैं श्री अरविंद। भारतीय विद्वानों ने भारत के अतीत में से
जनतंत्र के आधुनिक विचारों एवं प्रकारों और यहाँ तक कि संसदीय प्रणाली के अनुसार अर्थ निकालने का यत्न किया है। परंतु मुझे ये प्रयत्न अनुपयुक्त प्रतीत होता है। हम में से कुछ तो ऐसे भी हैं जो जो इसकी आपके कॉन्स्टिट्यूशन इसी को पता नहीं, वो कह रहे हैं ये तो श्री अरविंद की पुस्तकों से भी ऊपर एक कोई उद्देश्य हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये श्री अरविंद के जो विचार हैं वो साफ-साफ हैं। संसदीय प्रणाली के अनुसार अर्थ निकालने का यत्न किया है, परंतु मुझे ये प्रयत्न अनुपयुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि पश्चिम की परिभाषाओं का है वो, आप श्री अरविंद को कोट कर रहे हो और फिर बाद में वो जो जिस चीज़ को रिफ्यूट कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। पता नहीं क्या आपके इसमें बात है। तो आइदर तो आप समझे नहीं या उसके अंदर आपके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं या आप बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे। कोई ना कोई तो बीच में गैप है, जिसको कोट करके आप अपनी बात को प्रमाण सिद्ध करना चाहते हैं, वो व्यक्ति तो उस चीज़ का खंडन कर रहा है। पंकज जी इस चीज़ का उद्घाटन करने आए, ये बात कैसे हो सकती है? पंकज जी तो कह रहा है मेरे को तो पसंद ही नहीं है ये चीज़। तो मतलब कहीं न कहीं तो बीच में गैप है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मतलब उसको ग्लोरीफाई करने का कुछ प्रयास ऐसे किए जाते हैं, वो कैसे किए जा सकते हैं श्री अरबिंदो को कोट करके, तो मतलब कहीं न कहीं तो बीच में गैप चल रहा है। यदि पश्चिमी परिभाषाओं का प्रयोग करना आवश्यक ही हो, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन प्रणाली में जनतंत्र का शक्तिशाली तत्व विद्यमान था। पर सच्चा जनतंत्र, यहाँ तक कि ऐसी सभा परिषदें भी थीं, जो पार्लियामेंट पद्धति से कुछ साम्य प्रदर्शित करती थीं। इनफैक्ट जनतंत्र का विचार यहाँ से लिया गया, जो बाद में ये मैकियावेली जो है उसने लिया इसको, और वो उसके टुकड़े हम देख रहे हैं, मतलब हमसे उसने ग्रहण किया इस मूल विचार को, उस पद्धति को अपने तरीके से उन्होंने डेवलप किया। हम उसको कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं, अरे यार तुम मूल में बैठे हो, तुम्हारे सूत्र तो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार तुम स्वयं अपने जो ग्रंथ हैं उनके अंदर देखो, अपनी जो आवश्यकता है उसको देखो, तुम्हारी चीज़ को किसी ने कॉपी किया, उसकी भद्दी कॉपी तुम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो धारा ही उल्टी हो गई। पर आप ये देखिए कोई ये बात कहने तैयार नहीं है। कितनी चर्चाएँ चल रही हैं, कितनी बातें चल रही है। आप राजनीति के विद्वान हो सकते हो, सारी बातें हो सकती हैं। ये विषय ही नहीं चल रहा, कि यार ये बात क्या है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इतना आपने इसको सैंक्टिफ़ाई कर दिया कि जी इस पे तो प्रश्न नहीं हो सकता। भगवान से भी ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिठा दिया, इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता, फ़ॉलो कोई करता नहीं, कर सकता भी नहीं। तो ये क्यों करते हैं, ये तो पता नहीं, जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि भई कहना पड़ता है पब्लिक लाइफ़ में देखो, अच्छा नहीं लगता अदरवाइज़। परंतु वास्तव में ये विशेष तत्व भारत के अपने ही ढंग के थे। बिल्कुल साफ बात आ गई, जनतंत्र था, शक्तिशाली तत्व विद्यमान था उसका, पर जनतंत्र आश्रम में माँ और श्री अरविंद विद्यमान है, सच्चा जनतंत्र है, हर जने को पूरी फ्रीडम है, हर जने को ये महसूस होता है माँ मेरे से पूरा मेरे को प्रेम करती है। एक गुरु से आपकी आपके ईगो को भले ही कोई इश्यू हो सकता है, अंतरात्मा जानती है कि भी मेरे को जो आवश्यकता है, जो आनंद मेरे को है, जो मेरी अंतरंगता है, फुलफिलमेंट है, वो मेरा अधिक से अधिक है। हर जने को सच्चा फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है। वहाँ कोई वोट डाल के ये करेंगे कि आज डाइनिंग हॉल में ये खाना हो, माँ को इस दिन दर्शन देना चाहिए। ये तो मूर्खता हो गई। गिनती के आधार पे कर रहे हो आप। घर के ऊपर गिनती के आधार पे अगर खाना बनने शुरू हो जाए, ये कोई जनतंत्र थोड़ी हुआ। इसको जनतंत्र कहें। और इन्हें यदि पाश्चात्य समाज के बिल्कुल भिन्न मानदंडों के अनुसार आकलन करने की अपेक्षा इस प्रकार समझा जाए, तो ये भारतवासियों की राष्ट्र के सामुदायिक मन और शरीर के ढांचे के प्रति जीवंत अनुकूलनशीलता की राजनीतिक क्षमता का एक कहीं अधिक अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसका फुटनोट नीचे
आम शासन का सिद्धांत है शासन का नियंत्रण जन साधारण के अधिकार में होना, किंतु अधिकार का अभिप्राय आवश्यक रूप से वास्तविक प्रशासन करने से नहीं है। जनता के हाथ, जन साधारण के हाथ में अनुशासन है या नियंत्रण है, वो तो ठीक है, पर एक्चुअल प्रशासन जनता कर रही हो। ये कैसे भाई? परिवार का नियोजन, परिवार का अनुशासन, प्रशासन, वहां सारों का कल्याण बच्चों का हो ही तब सकता है जब माँ के हाथ में हो। जब पेरेंट्स जो हैं और उसके परिवार में भी एक जना आपके विशेष बुद्धि संपन्न या जिसको और आपके प्रति भावना है, आपका इसमें हाथ, इसके हाथ में होगा, सारों के लिए कल्याण का है। सही एक आपका मंत्री है, सही एक राजा है, सही कोई व्यक्ति है, सारों के कल्याण की बात करता है वो। व्यक्ति को स्वयं का अपना कल्याण पता नहीं उस समय किसमें है, वो आपका कल्याण आपसे बेटर जानता है। तो सारा नियंत्रण है जनसाधारण के पास ही, पर जनसाधारण जानता है कि उसका सच्चा कल्याण किस चीज के अंदर है। इसके अंदर वो भ्रमित नहीं है। इसलिए सर्वोपरि इसके अंदर भी ऋषि को बिठाएंगे। राजा जो है एग्जीक्यूट ही करवा सकता है, नियम बना नहीं सकता। और किसके साथ कौन सा क्या करवाना है, उसको खाली एनफोर्स करवा सकता है, क्रिएट नए फ्रेम नहीं कर सकता वो। तो एक्चुअल कैसे नियम होने चाहिए उसके लिए काफी सेंसिटिव है, ऋषि जानता है कि उनका उत्थान कौन से भाग का, उसके लिए नेसेसरी इस युग के अनुसार, इसलिए देश काल पात्र। राजा तो उसकी आज्ञा को एनफोर्स कर रहा है, और राजा के ऊपर भी क्या क्या नियम, क्या क्या धर्म का जुआ कसा है, कहीं भी लूजनेस वाली बात नहीं है। जब जनसाधारण सरकार के किसी भी कार्य को स्वीकृत या अस्वीकृत करने में सक्षम हो, जनसाधारण, पर अभी जनसाधारण मतलब निम्नतम तबका आपने मान लिया, उसको उसका कल्याण, एक बच्चे को अपना कल्याण नहीं पता। वो तो माँ कह रही है वर्तमान समय के अंदर तो मनुष्य जाति एक एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको अपना कल्याण पता नहीं। 10 में से 9 से ज्यादा बार वो गलत ही चूज करेगा। आप देख लो, आप अपने आप को ढीला रख के छोड़ो, देखो आप क्या चयन करते हैं। आपके चयन ने आपको यहाँ लाके अटका रखा है। चयन के कारण ही तो हम जो हैं सो, वह भी इस निश्चितता के साथ कि इनकी स्वीकृति या अस्वीकृति पूर्ण रूप से प्रभावी होगी, तब सही अर्थों में लोकतंत्र का भाव विद्यमान होता है। अभी बातें तो लोकतंत्र की है नहीं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो आप इधर वोट करो तो वो ही आएंगे, इधर करो तो वो ही आएंगे। इन्होंने कहा साहब एक नोटा का बटन दबा दो, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? जब तक बेसिक आप इसके ऊपर प्रश्न नहीं करोगे, यार आप क्यों, आपने तो एक ये मान लिया गिनती, गिनती प्रभावी होगी, चेतना प्रभावी होगी नहीं, तो वो तो फिर बाद में इसके जो रूप होंगे वो ही होंगे। आप कोई सा भी तंत्र कर लो, साम्यवाद कर लो, तो भी वही जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भाई जिसकी वाइटलिटी ज्यादा प्रखर है वो आदमी आगे रहेगा, जो तामसिक व्यक्ति है वो पीछे रहेगा। इसमें कहने की क्या बात है? जो व्यक्ति व्यापार के अंदर ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे आ जाएगा, स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा कोई उसमें मेहनत लगाएगा वो आगे आ जाएगा। आप कहो सारों को बराबर मिलनी चाहिए, ये चीज तो आपकी जो जीवनी शक्ति है उसको ही खत्म कर देता है। इसलिए ये तंत्र कभी चल नहीं सकता। कभी उन्होंने सामान की पूर्ति करी नहीं। उन्होंने कहा आप तो कॉमन काम करो, आपके सबके घर के ऊपर राशन पहुंचा दिया जाएगा, जो जो आवश्यक चीजें। ये आइडियली खाली पुस्तकों में रही हुई कभी नहीं, हो सकती भी नहीं, उल्टा क्रम है ये। तो जिस जनतंत्र की ये बात कर रहे हैं वो तो देखने में एक्चुअल्स में तो आता नहीं, यदि हम देखना जाने तो कहीं भी विश्व की सारी स्थितियां देखो, क्योंकि जिस आधार के ऊपर ये खड़ा है, वही बात हो गई भी एकता, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 विचार लेके आई। केवल भ्रातृत्व है जिसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा हो सकता है। भ्रातृत्व आत्मा का गुण है, उसके बिना आप उसको फ्रीडम के ऊपर स्थापित करोगे तो फ्रीडम किस भाग को? अंतरात्मा को, और दूसरे किसी भाग को फ्रीडम होनी नहीं चाहिए। अंतरात्मा का सेंस नहीं,
तो फ्रीडम किसकी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर जने को फ्रीडम है। अब उसका क्या बनता है, ये तो हम रात दिन देख ही रहे हैं। और फिर बाद के अंदर ये इक्वालिटी, और इक्वालिटी किस चीज़ को होनी चाहिए? अरे इक्वल हैं ही नहीं हम। मेरी क्षमताएँ अलग हैं, मेरी आवश्यकताएँ अलग हैं, और ये तय कौन करे इक्वालिटी? आप एक कॉमन सारों को एक कपड़े पहना दो, एक भाषा बुलवाओ, एक ही तरीके की संस्कृति हो, मतलब आप मोनोटोन को क्या इक्वालिटी बताते हो, तो ये इक्वालिटी कहाँ हुई? डिवाइन ने मल्टीट्यूड स्वीकार किया, फंडामेंटली कारण क्या है इसका? डिवाइन जो है मल्टीपल बन गया, और उसकी एक कला यहाँ मल्टीट्यूड बनाई अपने, जो प्रचुरता है, डाइवर्सिटी है, उसको करने के लिए, और आप उससे विपरीत कैसे कर सकते हो? फंडामेंटली समस्या ये है कि वो मल्टीट्यूड बना है, अनंत वैविध्य बना है, एक पेड़ के पत्ते एक जैसे नहीं हैं। आप कह रहे हो इक्वालिटी, यथायोग्य तो हो सकता है। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये जो विचार हैं, श्री अरविंद ने कहा तब भी मनुष्य जाति इसके लिए तैयार नहीं थी, न आज तैयार है इसके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए। ये सारी समस्या है। ये धीरे-धीरे ये बातें, चाहे आप राजनीति की करो, चाहे किसी की करो, हमारे भीतर प्रवेश जब तक नहीं करोगे, ये सारे उसी के तो रिफ्लेक्शंस हैं। ये भीतर आत्मा में प्रवेश करोगे, ये बात समझ जाओगे। भारत ने आत्मा में निवास किया, इंट्यूशन के अंदर निवास किया, तो उसकी राजनीति कमजोर कैसे हो सकती है? ये फिर बाद में श्री अरविंद कंक्लूड करेंगे कि और जो राष्ट्र जो सामरिक शक्ति के रूप में सबसे सुदृढ़ माने जाते थे, आज उनके अवशेष तक भी उपलब्ध नहीं है। और जिसको अब तक लोग खुद भारतीय नहीं समझ पा रहे कि कैसी प्रज्ञा रही भारतीय संस्कृति की, वो आज भी विजयशाली नहीं हो रही है। पूरा विश्व इसकी ओर निहार रहा, हम नहीं समझते, उससे क्या फ़र्क पड़ता? हम तो कुछ भी नहीं समझते। श्री अरविंद का आगमन क्या ऐसे ही है? भगवान स्वयं आ गए। उनका आगमन इस चीज़ का एक प्रमाण है कि आगे क्या होने वाला है। उसका सारा तो प्रारूप है। तो जब ये लोग जा रहे थे, श्री अरविंद को माँ ने पूछा, "अरे! ये लोग तो जा रहे हैं, भारतीयों के हाथ में व्यवस्था छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ें वैसी, ये तो भारतीय तो इसका सत्यानाश कर देंगे।" तो श्री अरविंद ने कहा, "हाँ, दे विल डू इट।" वो बिल्कुल शांति से, बिना किसी कोई ऐसे कोई उत्तेजना दिखाए। माँ को लगा ये तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे-ऐसे भीषण काम किए हैं, इतना काम हुआ है। कुछ ही ये 2-4 लोग ये जो थे जिनके प्रति ये आशा थी कि ये ही लेके जाएँगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, "अरे! और किसी से नहीं, इनसे आशा थी। ये लेके जाएँगे, ये वहाँ पौंडीचेरी चले गए।" तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल एकदम जैसे कोई उनको कोई कंसर्न नहीं हो, उन्होंने कहा, "हाँ, ये खराब करेंगे जिनके हाथ में ये आ रही है।" तो माँ को बड़ा कंसर्न था। उन्होंने कहा कि थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया। तब फिर बाद में उन्होंने कहा थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। जब तक शासन हमारे हाथ में नहीं होगा, मतलब भागवत चेतना में के हाथ में जब तक नहीं होगा, ये चीज़ें आप कोई सा ही तंत्र ले आओ, कोई सी चीज़ ले आओ, ये वैसी की वैसी रहनी है। तो इसलिए हमारे ये जो साधना है, वो केवल कोई एक छोटी-छोटी यूँ कोई एक छोटी चारदीवारी के भीतर की कोई बात नहीं है। यही मैं कह रहा था, इसके लिए आगे आओ, इसके लिए साधना के अंदर ये हमसे क्या-क्या माँग करेगी, माँ अपने आप काम बता देगी, और ऐसे काम बताएगी जो वास्तव में करने लायक होंगे। ये ही भारत का भावी जो राजतंत्र होगा या यहाँ का शासन तंत्र होगा, वो भागवत चेतना का होगा। इसलिए नवजात जी भी उनकी टेप में देखो आप, कि आगे जो पॉलिटिक्स है वो सेवा की नहीं, अब तो ये सेवा करने में, सेवा है भी नहीं खैर। वो पॉलिटिक्स सेवा की नहीं होगी, वो पॉलिटिक्स साधना की होगी। तो पॉलिटिक्स क्या रहेगी? वो तो फिर बाद में साधना ही हो गई। साधना हर चीज़ को एनकम्पास कर सकती है। ये यदि आप समझ जाओ तो फिर बाद में कोई विभेद नहीं रहता
कि फिर परिवार कैसे चलेगा, साधना कैसी होगी, बिज़नेस कैसे होगा, ये कैसे, ये अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही हैं। क्योंकि भीतर से ही तो कोई चीज़ हो रही है, इसलिए अलग कैसे हो सकती है ये? ये बात भारतीय संस्कृति को पता थी, तो बताओ राजनीतिक रूप से कमज़ोर कैसे हो सकता है वो? जिस व्यक्ति को एक्चुअल्स आपके बीइंग के पता हों। अब बाहरी वोटिंग सिस्टम क्या है, ये क्या है, ये तो बाद की बातें, डिटेल्स की बातें हैं। यदि फंडामेंटल्स आप समझ जाओ, तो हमको किस ओर मूव करना चाहिए। यदि शिक्षा के फंडामेंटल्स समझ गए, अब चेयर का रंग कौन-सा है, क्लासरूम की डिज़ाइन क्या है उसमें, ये तो सेकेंडरी बातें हैं। इवन सेकेंडरी भी नहीं है। ये तो बहुत बाद की तालिका के अंदर आती होंगी, अगर आती होंगी तो। मूल बात तो वो उद्देश्य, वो जो मूल चीज़ है, जो स्पिरिट है, वो हर चीज़ को हमको ऐसे कनेक्ट करना चाहिए। ये एक बैकग्राउंड, क्योंकि राजनीति में तो हम बाद में दोबारा आना भी मुश्किल है। ये जब तक हम धीरे-धीरे एक आध दिन ये ट्रेस नहीं करेंगे, इसमें बातों में हम नहीं समझ पाएँगे कि श्री अरविंद किस निष्कर्ष के ऊपर आ रहे हैं। हम पढ़ के चले भी जाएँगे, इम्प्रेशन ही नहीं आएगा। कि हमारे ये प्रश्न भी नहीं है, इस तरीके से कभी देखा भी नहीं। पहली बार ही है, भले ही मूर्त रूप में अभी वो ये लोकतंत्र का भाव विकसित न हुआ हो, भारत में इस तरीके का नहीं था, फंडामेंटली था। भारत के प्राचीन शासन तंत्र में लोकतंत्र का यह भाव विद्यमान था। भारतीय संस्कृति की, अच्छा ये अपनी कमेंट्री है इसके अंदर। अब ये अपनी इस पुस्तक में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी थी। ये इसलिए जोड़ा क्योंकि सनातन धर्म की महानता की, तो लोग इसके ऊपर ये धर्म की तो बातें कर रहे हो, सनातन धर्म की, ये की, वो की। और अब देखो ये तो मतलब कई मैं वीडियोज़ ऐसे देखता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं नहीं, नहीं वेद यूँ ही हैं, ये तो भगवान ने, ये कह रहे हैं किसी ने बस इसलिए कहा ये कि मनुष्य ने नहीं लिखे, भगवान ने लिखे, इससे कि कम से कम इनमें झंझट ना हो। ये भारतीय लोग बैठ के बड़े सीरियसली ऐसी चर्चा कर रहे हैं आज। आप और तो क्या बातें करो। जो समझ में आ रहा है, जो कुछ जिसके है वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। तो हमको यदि कोई भी चीज़ के सूत्र चाहिए, वो केवल श्री अरविंद दे सकते हैं, और तो कहीं हमको कोई, हमारी भी तो इनसफिशिएंसी है भई, श्री अरविंद में तो हम प्रामाणिक रूप से देख सकते हैं वो जो कह रहे हैं, और कहीं हमको खुद को भी पता नहीं। भारतीय संस्कृति की चर्चा के क्रम में सामान्यतः हम आत्मा और मन के क्षेत्रों में तो इस संस्कृति की महान उपलब्धियों को अब अधिकाधिक स्वीकार किया जाता पाते हैं। ये तो पाते हैं। भारतीय संगीत है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है कि भई चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य कला है, जिसमें आपके वेद है, उपनिषद है, यहाँ की आध्यात्मिकता है। खुले दिल से उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ का तंत्र है, यहाँ की साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उसमें तो वो तो एस्टेब्लिश्ड हैं। परंतु एक आम धारणा जो अब भी बनी हुई है, जो हम लोगों के भी है, व्यापार करना चाहिए, उसमें भारतीय संस्कृति या इसकी पद्धतियाँ क्या काम में आएँगी? ये तो वो लोग कैसे कह रहे हैं, कैसे करना चाहिए? और एक स्तर के ऊपर क्योंकि बीच का प्रोडक्शन जिस तरीके का रहा, उसमें आप कहो कि मेड इन इंडिया, आप कह दो यार ये तो रहने दे, काम करेगी या नहीं करेगी। अपने तो ये वाली ले ओ। भई हम खुद को भी तो समझते हैं, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, हम उसके अंदर चीज़ निकालने की हमारी ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, ये कौन है? इंडियन है। नहीं ये रहने दे। ये एक हमने अपना यहाँ से इस यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी से इसको मिला, हाँ, ये ठीक है। ये तो आज भी प्रचलन के अंदर है। आपने कमिटी कमिटी बनाई, उसके अंदर आपके स्पेशलिस्ट, हाँ, वो वाले, हाँ, यार वो तो काम करेगा। ये वाला, हाँ, बीच का, हाँ, दीपक जी कुछ बोल रहे हो क्या आप? ये आवाज भैया फंस रहा है। आज फिक्स नहीं आ रही है। पता नहीं प्रॉब्लम सबके यहाँ है क्या। आवाज़ ब्रेक कर रही है? आवाज आवाज कट रही है बीच बीच में। अच्छा।
हेलो। अब ठीक आ हाँ देविका जी। जी, अब आ रही है आवाज। ठीक है। तो ये है कि भारतीय संस्कृति की चर्चा के क्रम में सामान्यतः आत्मा और मन के क्षेत्रों में इस संस्कृति की महान उपलब्धियां जो हैं, उनको अब धीरे-धीरे, वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक आम धारणा जो अब भी बनी हुई है, वह यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भले ही इस संस्कृति ने जो भी महान उपलब्धियां क्यों न की हों, तो भी जीवन के संगठन में, राजनीतिक योग्यता के दृष्टिकोण से तो यह सर्वथा अक्षम ही रही है। और इसी कारण इसे एक लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों और शासनों को झेलना पड़ा है। भारत की राजनीतिक अक्षमता की मिथ्या धारणा, जहां एक और विरोधी दृष्टिकोणों द्वारा सदा ही इस संस्कृति पर आक्षेप लगाने, इसका उपहास करने और इसे सर्वथा अयोग्य सिद्ध करने का साधन रही है। उन लोगों की तो बात से कोई फायदा नहीं है। आपके जो गुण हैं, वो भी उसको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो अनसिम्पैथेटिक है। वो तो पॉजिटिवली होस्टाइल है आपके प्रति, इसलिए उसके दृष्टिकोण से वो क्या आकलन करता है, उसका हमारे लिए कोई विशेष कोई उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेजुडिस्ड है अपनी बात से। पर सहानुभूतिपूर्ण भाव रखने वाले अधिकांश लोग भी इस विषय में कोई निर्णायक स्पष्टता के अभाव में, उनको बेचारों को स्पष्टता नहीं है, जो इस बारे में सिंपैथेटिक हैं। पर जैसे ही ये आ जाता है कि राजनीतिक, हाँ, तो ये है कि सहानुभूतिपूर्ण भाव रखने वाले अधिकांश लोग भी इस विषय में कोई निर्णायक स्पष्टता के अभाव में अपने मन में राजनीतिक रूप से भारत को अक्षम ही मानते रहे हैं। परंतु यह सब मिथ्या धारणा और भ्रांति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सर्वप्रथम, चूंकि अपने मूल आध्यात्मिक भाव से आरंभ करने के कारण जीवन के अन्य सभी पहलुओं की तरह भारतीय संस्कृति ने राजनैतिक पहलू को भी एकमात्र आत्मा की उपलब्धि और उसकी अभिव्यक्ति के साधन के रूप में देखा। मतलब जीवन में और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, और कोई बात नहीं, और कोई किसी चीज का महत्व नहीं। एकमात्र आत्मा की उपलब्धि के लिए है हर सारी चीजें। परिवार है तो उसके लिए, राजनीति है तो उसके लिए, व्यापार है तो उसके लिए, कुछ भी। और उसी दृष्टिकोण से आवश्यक रूपों और व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इसलिए केवल बाहरी व सतही दृष्टिकोण से भारतीय शासन प्रणाली को समझा नहीं जा सकता, और न ही सतही मानकों के आधार पर इसका आकलन ही किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम सोचते हैं हम जीवन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोगों ने कितना कितना आकलन किया है बाहरी दृष्टिकोण से, और उसका क्या महत्व है? कुछ नहीं। आंतरिक दृष्टिकोण से जब आप देखते हो तो ही समझ में आता है। इसलिए मैं तो ये जो इंडियन कल्चर शुरू करी थी, मैंने कहा जब तक ये आध्यात्मिकता वाली बात नहीं समझ में आती, या जब तक आप, और समझ में आने का मतलब आप डिसाइसिवली इसमें प्रवेश करते हो, और कोई दूसरी पुकार आपके जीवन में है ही नहीं, तो भारत ने क्या काम किया और कैसे किया उसमें कुछ प्रवेश हो सकता है, अदरवाइज तो ये हो ही नहीं सकता। ये तो पहले दिन से ही, जब से अपन ने ये भारतीय संस्कृति पकड़ी, तब से मैं कहता आ रहा हूं। इसलिए केवल बाहरी इसको समझा नहीं जा सकता, और न ही बाहरी और सतही मानकों के आधार पर इसका आकलन ही किया जा सकता है। भारतीय शासन के कुछ ऐतिहासिक रूप और व्यवस्थाएं आधुनिक शासन के रूपों और व्यवस्थाओं से
यदि कुछ साम्य रखते प्रतीत होते भी हैं। ऐतिहासिक रूप, भारतीय शासन के कुछ ऐतिहासिक रूप और व्यवस्थाएं, मतलब पुराने समय में रूप और व्यवस्थाएं यदि आधुनिक शासन के रूपों और व्यवस्थाओं से कुछ साम्य, कुछ उससे सिमिलैरिटी अगर रखती हैं, प्रतीत होती हैं, रखती तो क्या है, तो भी हम देखेंगे कि मूलतः भारतीय भाव के अपने विशिष्ट ढंग के होने के कारण वे किस प्रकार तत्वतः भिन्न होते हैं। यह भ्रांति का एक मूल कारण है। ये मूल कारण है यहाँ, क्योंकि वो हमको लगता है हाँ हाँ सिमिलर है, जैसे हम कहते हैं हाँ आध्यात्मिकता समझ में आ रही है। आप जी सकते हो, समझ नहीं सकते। आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हो, जीवन ले सकते हो, मैं समझ गया हूं, ये कोई नहीं कह सकता। भारतीय राजनीति पर अयोग्यता के आक्षेप का दूसरा कारण है चिरंतन काल से भारतीय संस्कृति की महान और शक्तिशाली सुदीर्घ परंपरा के विषय में पर्याप्त ज्ञान न होना, और इसलिए सहस्राब्दियों की महानता और शक्तिशालीता को अनदेखा कर इस संस्कृति के ह्रास अथवा अवनति के काल के कुछ लक्षणों पर ही अतिरंजित रूप से विचार करना और उन्हें उभारना। हालांकि जिसे सामान्यतः इस संस्कृति का अवनति काल कहा जाता है, जब हम श्री अरविंद के आलोक में उस पर एक अधिक गहरे दृष्टिकोण से विचार करते हैं, जैसा कि इस पुस्तक में हम पहले भी कर चुके हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह अवस्था किसी प्रकार के पतन का की सूचक नहीं थी, अपितु अंतरात्मा की अपनी गहनतम स्थितियों से सत्ता के स्थूलतम भागों की ओर गतिक्रम में, ये तो बार बार मैं कहता आ रहा हूं, एक वॉक है स्पिरिट की, एक तर्क संगत और अवश्यंभावी स्थिति थी। कोई जमीन में मकान बनाने के लिए गए, अब उसमें आप पहले खेती कर रहे थे पर अब खेती नहीं कर सकते, कहां से, तो उसके अंदर पत्थर जाएगा, बिल्डिंग मटेरियल जाएगा, नींव खुदेगी, जितने दिन होगा उतने दिन और वो आपका एरिया जो है धूल उड़ेगी, सारे काम होंगे। इसको यदि पतन कहो तो आपको कंस्ट्रक्शन का सेंस नहीं है। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो है उसमें ये सारी आपको सतही दृष्टि को अव्यवस्था प्रतीत हो सकती है, तो यहां तो आप ये कह रहे हो कि दिव्य जीवन का एक एक प्रयोगशाला है। इसमें तो यदि अनंत काल तक खाली उहापोह ही चलती रहे तो भी क्या बड़ी बात है। इसमें व्यक्ति अपने बार बार चीजों को चेंज करना, ये करना वो करना। एक आर्टिस्ट है, एक बार एक कलाकृति करी, रंग चेंज किए, जितनी देर करता है उतनी देर वो काम, वर्कशॉप के अंदर एक गाड़ी बन रही है उतनी देर, तो यहाँ तो हमेशा ही इन्हीं चीजों से ये काम करती रही है। मनुष्य जाति की व्याधियां हैं, जो नए नए काल आते हैं, नई नई समस्याएं आती है, बीइंग की नई नई गांठें हैं, उसका उत्तर दे रही है। तो ऐसे के अंदर ये आए तो इसमें क्या है ऐसी आश्चर्य की बात है। ये हम समझे नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं समझे। अर्थात भारतीय शासन प्रणाली के संबंध में श्री अरविंद जो गंभीर और व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जो कि हमें अन्यत्र कहीं भी नहीं प्राप्त होता, न हो सकता, इस डिटेल के माध्यम से तो आप देख सकते हो, अदरवाइज कौन देख सकता है। तो कहीं से आप सोचो मैं उदाहरण कहीं से लिया हूं श्री अरविंद की बात के लिए, वो नहीं है। उससे न केवल भारत की राजनीतिक अक्षमता की मिथ्या धारणाएं पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती हैं, बल्कि हमें यह भी भान होता है कि अपने अन्य सभी क्षेत्रों में के समान ही किस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में भी भारत की योग्यता और उपलब्धियां अति विशाल और महान रही हैं। ये धीरे धीरे हम इसके अंदर से ये पढ़ लेंगे कि ये क्षेत्र के अंदर भी ये कोई कमजोर नहीं है, इनफैक्ट इसके अंदर तो सुप्रीम रहा है। ये एक नया फील्ड है हमारे लिए, धीरे धीरे एक नए तरीके से देखने का और का। पर कितनी भी चर्चा करो, बार मूल अपना वही है। और ये इसका अर्थ हमारे लिए ये निकलता है कि माँ और श्री अरविंद को अपने आप को चढ़ाओ पूर्ण रूप से, और कोई बातें नहीं। प्रकृति भ्रम बहुत सारा पैदा कर देगी, उससे ज्यादा हमको समझदार होने की जरूरत है। उसके झांसे में नहीं आ जाए। कॉन्सिक्रेट करना है तो पूर्ण रूप से करना है, तो कोई कार्य शुरू हो सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है रविकांत जी? जी ठीक है, और ये समझने का और पढ़ने का विषय है। हाँ, ये चर्चाएं होती नहीं है इस तरीके की। ये बहुत अच्छी चीज है, समझना चाहिए। हाँ।
और हमारे गुरु किस किस चीज में गए हैं आप ये देखिए, ये असंभव चीज है। अचंभा होता है, हाँ, बिल्कुल जबरदस्त, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। जहां तक मनुष्य सारी मानव जाति की कल्पना जा सकती है हजारों वर्षों में, वो सारा तो इन्होंने यहां रख दिया। इसलिए अब अपने को स्पीड और तेज करनी चाहिए अपने कार्य की। देविका जी। जी पंकज भाई, ये दोबारा से पढ़ना और समझने की इसको जरूरत है, क्योंकि ये जो भी अभी तक पढ़ा, जो शेरविन ने अभी लिखा आज, जो इंडियन पॉलिटिक्स पे पढ़ा, तो वो जो हमारे मन में है, जो या जो मैंने पढ़ा है, समझा है, उसके टोटली ऑपोजिट है। हाँ। नई नई चीजें ही हैं, क्योंकि अभी तक हम्म। तो यही सोचा था कि हर चीज ऑटोक्रेटिक थी। हम्म। और जो वन सिस्टम भी है, तो शेरविन ने यहाँ पे लिखा है कि भी थोड़ा टाइम जो डिग्रेडेशन हुई है उसी को हम सब मान लेते हैं। नहीं है वो डिग्रेडेशन, मैंने बीच में यही तो कहा। जो नहीं, उसके डिग्रेड जो वर्ण व्यवस्था है, कास्ट हम्म। सिस्टम, तो हम्म। उसके अंदर ये भी था कि वो बहुत ही खराब रूप के अंदर था। जैसे इतनी ज्यादा अनटचेबिलिटी थी कि भाई जो कुएं हैं, कुएं का पानी जो था अलग अलग कुआं होता था। हाँ, जो ये लोग मुस्लिम्स के इंटरवेंशन के कारण हुआ। ये इतिहास जो है, ये जो रूप फैलाए गए, ये मुस्लिम्स के इंटरवेंशन के कारण हुआ, और बाद में इसको और ज्यादा कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बट जो मुस्लिम्स है उसमें तो कोई कास्ट सिस्टम था ही नहीं, तभी जितने भी ये लो कास्ट थे वो मुस्लिम्स की तरफ हाँ, अट्रैक्टेड हुए। मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा कहां से शुरू हुआ। ये अपनी वर्ण व्यवस्था वाली, इसीलिए ये पुस्तक है, इतनी मेहनत करिए इसके पीछे, ये करीब 100 पेज की किताब हो गई, तो आपको इसका तार तार पता चल जाएगा, ये वर्ण व्यवस्था की जो समस्याएं हैं। अब पर श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सारे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सारी कोई भी हाँ, आपको सारी बात को, तो अब देखो आप, हम वही अब किस समझ आधार पे खड़े हैं। बिल्कुल कि भाई क्या वो किस बेसिस पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसको देखो दोबारा अब ही समझना पड़ेगा। इस पे तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, श्री अरविंद ने कह दिया वो तो अल्टीमेट है, ये मानो आप, इस पे तो कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं है। तो वो कैसे लेके आ रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं फिर जगत को, ये तो सीधा सीधा प्रश्न उठ गया। इसीलिए जो मैं स्टेटमेंट्स देता हूं या आपसे बातें करता हूं, एक दूसरे बैकग्राउंड के ऊपर, श्री अरविंद और माँ के बैकग्राउंड पे बोलता हूं मैं। और आप नहीं उसके अंदर मिल रहा हो तो उसमें आपका गाइडिंग फैक्टर है आपकी प्योरिटी, आपकी सिंसियरिटी, आपका अंदर अंदर से आपका कितने लंबे समय तक साधना करी है वो, या आपके ये श्योरिटी हो कि माँ श्री अरविंद के अलावा दूसरी चीज स्थान नहीं पा सकती, तब वो आपके हृदय में अपनी वाणी बताएंगे। ये वाली चीज, ऐसे कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें अदरवाइज उनकी कृपा के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ चीजों में तो लोगों ने प्रश्न कर लिए उनसे, कुछ में उन्होंने प्रश्न किए ही नहीं, प्रश्न तो बहुत थोड़े किए, एक्चुअल चीजों के बारे में तो बहुत ही थोड़े प्रश्न हैं। उस समय चीजें प्रकाशन में थी भी नहीं, इसलिए खोद के कोई पूछता भी क्या। बहुत ही मीडियोकर तरीके के प्रश्न हैं कई तो, नहीं तो उनके पास होते वो पूछ लेते तो वो बता देते। बहुत सारे प्रश्न हैं, वो तो यूं ही हैं। अगर सारा भी पढ़ो आप लिटरेचर श्री अरबिंदो का, जो कि अपने आप के अंदर ही बहुत लगभग असंभव सा काम है, फिर उसको पढ़ लो और फिर समझ जाओ। फिजिकली पढ़ना, फिर बाद में थोड़ा वो समझना, ग्रास्प करना, ये साधना और गहन साधना, इनके बिना ये खाली मानसिक रूप से कर लो ये संभव नहीं है। पर आप देख रहे हो कि कितनी हमारे एस्टेब्लिश चीजें हैं वो टूट रही हैं धीरे धीरे, कि अरे यार ये क्या बात चल रही है, प्रश्न तो उठते ही हैं कम से कम। हाँ जी, बिल्कुल। दीपक जी। हाँ, ये तो बढ़िया है। आम शासन में हम लोग जी रहे हैं, इसका स्वाद क्या है देख रहे हैं। ये तो क्लियर, अब तो पूरे विश्व को समझ में आ रहा है, सबकी आंखें भारत की ओर लगी हुई है। आम शासन भी पश्चिम की सभ्यता द्वारा फैलाए गए पूरे विश्व में झंडा फहरा रहा है, लेकिन फिर आज भारत की ओर सबकी आंखें क्यों हैं? हालांकि ये बातें तो सब हम लोग की ही बातें लिखी हुई हैं, हम लोग भी अब पूरी तरह उसी रंग में रंगे हुए हैं, यही सोच रहे हैं। लेकिन इसमें तो प्रकाश है। हाँ, वाकई इस प्रकाश को बाहर लाने की जरूरत है, और शांति तो यही मिलने वाली है। बिल्कुल। जी। मतलब ये क्षेत्रों माँ की और श्री तरफ। अरविंद का जगत है, बस इसमें सीधी बात ये है, ये माँ और श्री अरविंद का मतलब दिव्य जीवन का
डिविनिटी का जगत है। जो काल चला गया वो चला गया। हम इस आवश्यकता के प्रति जागृत हों, मैं भी हूं, आप भी हो, हम सारे मिलके चलें इसकी ओर, जो होगा देखी जाएगी। बस राजनीति भी आत्मोन्नति का एक साधन है। ये तो बहुत बृहत्तर साधन है, ये पहली बार नजर आ रहा है। एकमात्र, और इसके अंदर भी जो सुप्रीम और दूसरे क्षेत्रों में जो उपलब्धियां भारत की रही, राजनीति में उससे ज्यादा भारी उपलब्धियां रही। ये पिछड़ा नहीं, सर्वोपरि राष्ट्र रहा है। अब ये सूत्र यदि हम निकाल के इस दृष्टिकोण से लेके आए, जैसे जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था की बात यदि गीता न करे तो क्या समझ आए? भगवान कह रहे चतुर्वर्णों का निर्माण तो मैंने किया है। अगर भगवान ये बात न कहें, गीता को हम न मानते हो, कौन माने इस बात को? तो वैसे श्री अरविंद की ये बातें, ये आप आ जाओ और इसके विषय में गहन अध्ययन करें, इनको सामने लेके आए, एक एक फील्ड पकड़े, बदल डालें इसको। डर लगता है नहीं तो राजनीति तंत्र के अंदर आपको कहते दीपक जी चलो अपने तो राजनीति बदलेंगे, आप कहते यार मेरे पास तो हाथ में कुछ है ही नहीं। अरे हाथ से थोड़ी होता है, भीतर से यदि आ जाएगा हम चेंज कर देंगे इसको, एकदम बदल डालेंगे। सब कुछ किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अभी तो मुद्दे ही ऐसे लगता है यार मेरी प्लेट भरी है, बस इतना ही ठीक है, एसी ठीक है, अपना घर ठीक है, नौकरी ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। धीरे धीरे मुद्दे कुछ कुछ समझ आने लगेंगे, इसको और गंभीरता से अपने और लोगों के पास लेके जाओ। विवेक, कहने को कुछ नहीं है भैया। तो यहाँ विराम देते हैं। धीरे धीरे ये क्या है राजनीति, ये और समझ में आएगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम।